वेलकम टू द वसी एजुकेशनल एकेडमी। जैसा कि आपको थंबनेल पर दिख रहा होगा, आज हम क्लास 10th का संपूर्ण बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कंपाइलन एक ही वीडियो में देखेंगे। जितने भी इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग एक ही वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो क्या है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। यानी ये अगर चारों चीज रहेगा तभी कोई स्वपोषी पोषण अपना पोषण प्राप्त कर सकता है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश, ये चारों में से कोई भी अगर किसी चीज का भी अगर कमी रहा तो वह स्वपोषी पोषण अपना पोषण नहीं प्राप्त कर सकते। तो इस तरह का अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, जो पूछा है 2023 में भी और आगे पीछे भी, कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो क्या क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन है जो आपके न जाने कंपटीशन एग्जाम में कितना बार पूछा है, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य की विकिरण ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? यानी एक और सीधा सीधा इससे सवाल पूछा जा सकता है कि सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है, तो किस ऊर्जा में होता है? ध्यान दीजिएगा, रासायनिक ऊर्जा में होता है। जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो सूर्य ऊर्जा से ग्रहण करता है उसको किस ऊर्जा में ये बदल देता है? तो रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है कि उन वर्णकों का नाम बताइए जो सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। अगर ये बताएं कि सौर ऊर्जा को ग्रहण कौन करता है, तो कौन करता है? क्लोरोफिल ग्रहण करता है, या उसी को नाम बोला जाता है पर्णहरित, जो पेड़ पौधे के पत्ते में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जठर ग्रंथियां पाई जाती है। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है पित्तरस का स्राव होता है। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है, तो कहाँ से होता है? यकृत होता है। यकृत से पित्तरस का स्राव होता है। और अगला अगर ये क्वेश्चन पूछे इसी में कि यकृत से तो पित्त का स्राव होता है, फिर पित्तरस का जमा कहाँ होता है, तो वो होता है पित्ताशय में। कहाँ याद रखिएगा? वो होता है पित्ताशय में आपका क्या हो जाता है? जमा होता है। भले ही यकृत उसका स्रावन करता है, लेकिन पित्तरस का अगर जमा अगर पूछे कहाँ होता है, तो कहाँ होता है? पित्ताशय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। अगर ये क्वेश्चन पूछे जो एग्जाम में पूछता है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। और कभी कभी इसका आकार पूछता है तो इसका आकार मटर के दाने के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है घेघा रोग किसकी कमी से होता है। अगर ये क्वेश्चन पूछे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि घेघा रोग किसकी कमी से होता है, तो किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। इसलिए बोला जाता है कि हम लोग जो नमक खाए, कौन सा नमक खाना चाहिए? आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है पराग कोश में क्या पाया जाता है। अगर यह क्वेश्चन पूछे कि पराग कोश में क्या पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है। उल्टा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि परागकण कहां पर पाया जाता है, तो कहां पर पाया जाता है? पराग कोश में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जीवन के लिए कौन से पराक्रम अनिवार्य। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो जीवन के लिए जैव पराक्रम आवश्यक है। जो हम लोग ये पहला ही चैप्टर है आपके 10th क्लास में, जैव पराक्रम के नाम से, वही है कि जीवन के लिए कौन से पराक्रम अनिवार्य है, तो जैव पराक्रम अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम बताइए। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ऊपर में भी जितना हम पता है, ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम लीजिए, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम लीजिए। तो लार में पाए जाने वाले एंजाइम का अगर बात करें तो लार में एंजाइम पाया जाता है टाइलिन एवं एमाइलेज। याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा। कोई एक ऐसा नहीं कि सिर्फ टाइलिन याद रख लीजिए या कोई एमाइलेज याद रख लीजिए। आपके एग्जाम में दोनों भी पूछ सकता है, अगर सिंगल सिंगल करके भी पूछ सकता है कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम बताइए। तो क्या बताना है? टाइलिन एवं एमाइलेज। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन के यौगिकों के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है, तो कौन सा तत्व अनिवार्य है? पेप्सिन। ध्यान दीजिए, प से प्रोटीन और प से पेप्सिन, ये याद रख लीजिएगा थोड़ा, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। तो इससे याद हो जाए कि प से प्रोटीन और प से पेप्सिन बताए थे सर ने, इसलिए याद रख लेना है कि प्रोटीन के यौगिकों के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है? पेप्सिन। अगला क्वेश्चन है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है या कौन सा तत्व पाया जाता है, तो केसिन पाया जाता है। कभी कभी उल्टा क्वेश्चन पूछता है केसिन किसमें पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन
रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। अगर यह क्वेश्चन पूछे कि कौन सा हार्मोन रुधिर यानी रक्त में शर्करा यानी ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है, तो कौन करता है? इंसुलिन। यदि किसी मतलब मानव में इंसुलिन की कमी हो जाता है तो उसमें क्या होता है? शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है। और शर्करा का स्तर बढ़ता है, इसी तरह बीमारी को कहा जाता है डायबिटीज या शुगर, चीनी रोग बोलते हैं हम लोग। वही चीज है कि किस हार्मोन यानी रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, वो तो कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन नामक हार्मोन है जो रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी एक पादप परजीवी का नाम बताइए, यानी ऐसा परजीवी जो पादप हो, तो कौन है वो? अमरबेल। देखे होंगे आप लोग बबूल के पेड़ पर वो पीला पीला जो लत्तड़ के तरह होता है, वही क्या है? अमरबेल है। तो कभी कभी ये तो पादप परजीवी आपसे पूछ सकता है जंतु परजीवी का नाम बताइए, तो हमारे मतलब सर में रहता है, देखे होंगे जू, जिसे ढीला बोलते हैं, या मान लेते फीता कृमि, ये सब जो है ये सब जंतु परजीवी है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा क्या? पादप परजीवी। तो पादप परजीवी में क्या बताना है? अमरबेल। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उसे भी फायदा हो सके। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। अभी बहुत सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लाए हैं, ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक ऐसे जंतु का नाम बताइए जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना भी इंपॉर्टेंट कहा जाए उतना कम, कि अभी तक हम लोग जानते आ रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण सिर्फ और सिर्फ कौन करता था? पेड़ पौधे करता था। लेकिन एक जंतु भी है जो प्रकाश संश्लेषण करता है, तो कौन करता है? उस जंतु का नाम है यूग्लिना। याद रखिएगा, यूग्लिना एक ऐसा जंतु है जो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। एक शैवाल भी है जो प्रकाश संश्लेषण करता है, वो है नील हरित शैवाल, जो वो भी क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अगला क्वेश्चन है भोजन के कणों को ग्लोटिस में जाने से कौन रोकता है? अगर ये क्वेश्चन पूछे कि भोजन के कणों को ग्लोटिस में जाने से रोकता है तो कौन रोकता है? एपीग्लोटिस। याद रखिए कौन है? एपीग्लोटिस है जो भोजन के कणों को ग्लोटिस में जाने से रोकता है। अगला क्वेश्चन है श्वसन और दहन, यानी श्वसन का भी है और दहन भी है, कोई एक समानता बताइए दोनों में। कौन सी समानता? अगर बात करें तो दोनों क्या है? ऑक्सीकरण की क्रिया है, यानी दोनों के ऑक्सीजन से संबंधित है। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि श्वसन और दहन में कौन सी एक समानता है, तो कौन सी एक समानता? दोनों कैसा क्रिया है? ये ऑक्सीकरण की क्रिया करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि पत्ती और वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान किस पादप संरचना द्वारा होता है? यानी पत्ती, वो जो है पेड़ पौधा पत्ती, और वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान किस पादप संरचना द्वारा होता है? कौन सा वो संरचना है? रंध्र है। कौन है वो? रंध्र है। अगला क्वेश्चन है कट जाने पर कौन सी कोशिकाएं रक्त का बहना रोक देती है? तो कौन सी कोशिकाएं जो कट जाने पर रक्त को बहना रोक देता है, तो कौन है वो? प्लेटलेट्स है। कौन है वो? प्लेटलेट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव रुधिर के किस ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है? अगर ये क्वेश्चन पूछे, यानी ऐसा ग्रुप बताना है जो क्या करता है? सर्वग्राही, यानी सभी से ये ले सकते हैं। कौन है ये? ए बी है। कौन है ये? ए बी है जो सभी सर्वग्राही है। एक और पूछता है कि सर्वदाता कौन है? अगर ये क्वेश्चन पूछे कि सर्वदाता कौन है जो सबको दे सकता है, तो वो कौन है? ओ निगेटिव है। ओ निगेटिव एक ऐसा ब्लड ग्रुप है, ये जो है किसी को भी दिया जा सकता है, लेकिन सर्वग्राही यानी सबसे ये ले सकता है, कौन है वो? ए बी है। और सर्वदाता कौन है? ए बी निगेटिव है। जैसे कभी ये क्वेश्चन पूछा है मतलब कंपटीशन एग्जाम में कि किसी व्यक्ति का अचानक एक्सीडेंट हो जाए और उसे आपको ब्लड देने का जरूरत पड़े, लेकिन आप इतना टाइम नहीं है कि आप उसका ब्लड चेक कीजिएगा फिर जाके रिपोर्ट आएगा, तो उस स्थिति में आपको कौन सा ब्लड दे देना चाहिए? तो कौन सा ब्लड दे देना चाहिए? ओ निगेटिव। क्यों? क्योंकि ये ओ निगेटिव एक ऐसा ग्रुप है जो क्या है? सर्वदाता है, यानी ये सबको सुटेबल हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? यहाँ से भी बार बार सवाल पूछता है, तो आप लोग कोष्ठक वाला भी याद रखिएगा कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। कितना कोष्ठक पाए जाता है? 4 कोष्ठक। एक और क्वेश्चन है जो भी मतलब जो जल और स्थल दोनों पे रहते हैं, जैसे उभयचर का बात किया जाए तो उभयचर में 3 कोष्ठक पाए जाते हैं। कितना कोष्ठक पाए जाते हैं? 3 कोष्ठक। जैसे मेंढक है तो मेंढक में कितना कोष्ठक है? मेंढक एक उभयचर का उदाहरण है, तो इसमें कितना कोष्ठक पाया जाएगा? 3 कोष्ठक। लेकिन इस पर भी एक अपवाद है, मगरमच्छ। यहाँ से आपसे सवाल पूछता है कि मगरमच्छ में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, तो मगरमच्छ पे भी कितने कोष्ठक पाया जाएगा? 4। तो याद रखिएगा क्वेश्चन कि उभयचर में हालांकि 3 कोष्ठक पाए जाते हैं, लेकिन आपको अगर मगरमच्छ में पूछे कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, तो आप क्या बताइएगा कि मगरमच्छ में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन कि रक्तचाप को मापने वाला यंत्र का नाम बताइए। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कौन है? स्फैग्मोमैनोमीटर। ये क्या है कि रक्तचाप को क्या करता है? ये मापता है। रक्तचाप को मापने वाला यंत्र का नाम कौन है? स्फैग्मोमैनोमीटर। एक कृत्रिम गुर्दे की कार्य प्रणाली में
प्रयुक्त होने वाले प्रक्रम का नाम बताइए। तो कौन है ये? डायलिसिस, यानी किसी का किडनी खराब हो जाता है तो उसको क्या किया जाता है? कृत्रिम गुर्दे की कार्य प्रणाली में प्रयुक्त होने वाले प्रक्रम, तो उसको किस प्रक्रम के द्वारा? डायलिसिस प्रक्रम के द्वारा उसका उत्सर्जन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है केचुआ का उत्सर्जी अंग क्या? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि किसका उत्सर्जी अंग कौन का है। तो केचुआ का उत्सर्जी अंग अगर पूछे तो कौन है ये? नेफ्रीडिया है। कौन है? नेफ्रीडिया है। उस पादप हार्मोन का नाम बताइए जो पतझड़ को उत्प्रेरित करता है। तो कौन है वो? ABA, या इसी को बोला जाता है एब्सिसिक एसिड। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा पादप हार्मोन है जो वृद्धि को रोकता है। तो उस पर भी कौन सा हार्मोन है? यही ABA है। शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र अगर पूछे कि कौन है, तो शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र कौन है? मस्तिष्क को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस हार्मोन की अधिकता में रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। तो किस हार्मोन की अधिकता में? थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है। तो किस प्रकार का अनुवर्तन है? रसायनो अनुवर्तन है। अगला क्वेश्चन है एड्रेनलिन हार्मोन किस अंग पर सीधे कार्य करते? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो किस पर कार्य करते हैं? ये मस्तिष्क पर कार्य करते हैं। उस पादप हार्मोन का नाम बताइए जो वृद्धि को बढ़ाता है। अभी बताए थे कि वृद्धि को रोकता है, वृद्धि को बढ़ाता है। कौन कौन है? तो जिब्रेलिन है तथा ऑक्सिन, ऐसे दो पादप हार्मोन है जो क्या करता है? वृद्धि को बढ़ाता है। कभी कभी तो ये पूछता है कि बताइए निम्न में से कौन पादप हार्मोन है या कौन जंतु हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है थायरोक्सिन के स्रावन में कौन सा तत्व आवश्यक है। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कौन सा आवश्यक है? आयोडीन आवश्यक है। कौन सा आवश्यक है? ये थायरोक्सिन के स्रावन में कौन सा तत्व आवश्यक है? आयोडीन आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है कि रेनिवियर्स गांठ कहाँ पाई जाती है। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि रेनिवियर्स गांठ कहाँ पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है? न्यूरॉन में, यानी तंत्रिका कोशिका में। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। श्वसन क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो किस भाग के द्वारा होता है? पॉन्स। ये श्वसन अनैच्छिक क्रिया है। मानव मस्तिष्क का वह कौन सा भाग जैसे रक्तचाप, उल्टी की क्रिया या लार का स्रावन, ये सब पर भी नियंत्रण करता है। तो ध्यान देना ये दोनों क्वेश्चन जो समझा रहे बढ़िया तरह समझिएगा। श्वसन भी और ये जो लार का स्रावन, रक्तचाप, उल्टी की क्रिया, ये सभी क्रिया अनैच्छिक क्रिया है, यानी अपने अनुसार इच्छा नहीं करने चाहते हुए भी ये सब क्रिया होता है। तो ऐसी क्रिया को बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया, जो हम लोगों के नियंत्रण में नहीं है। लेकिन उस पर भी बोलता है कि कौन कौन इसका जिम्मेदार है। तो अगर श्वसन का बात करें कि श्वसन क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, तो कौन करता है? पॉन्स करता है। लेकिन लार का स्राव, ये रक्तचाप और उल्टी की क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो मेडुला करता है। ध्यान देना, श्वसन अगर बात करें तो पॉन्स, और ये सब का बात करें तो मेडुला। यदि ऑप्शन में पॉन्स नहीं रहे और मेडुला रहे और पूछे कि श्वसन की क्रिया का कौन सा जिम्मेदार है, तो उस स्थिति में आप मेडुला को मारिएगा। लेकिन यदि ऑप्शन में पॉन्स और मेडुला दोनों रहे और श्वसन का अगर बात किया हुआ रहे तो वहां आपको क्या मारना है? पॉन्स मारना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो क्या कहा जाता है? इसे सिनेप्स या इसे ही अंतर्गठन कहा जाता है। बार बार एग्जाम में पूछा गया ये सब क्वेश्चन। यौन आरंभ से संबंधित एक नर हार्मोन का नाम बताइए जो यौन आरंभ में शुरुआत होता है। तो कौन होता है? टेस्टोस्टेरोन। कौन होता है? ये टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है। और एस्ट्रोजन का अगर बात किया जाए और प्रोजेस्टेरोन का बात किया जाए तो ये सब कैसा हार्मोन होता है? मादा हार्मोन होता है। लेकिन यहाँ आपसे पूछा है कि नर हार्मोन का नाम बताइए, तो कौन है ये? टेस्टोस्टेरोन। कभी कभी ये पूछता है टेस्टोस्टेरोन कौन सा स्रावित करता है? ये कौन करता है? विरसन ग्रंथि करता है। कौन करता है? विरसन ग्रंथि करता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन दुग्ध स्राव को उत्प्रेरित करता है? तो कौन सा हार्मोन करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो दुग्ध स्राव को उत्प्रेरित करता है। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों ग्रंथि है? तो ये कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों ग्रंथि है। कभी कभी इसे बोलता है कि मिश्रित ग्रंथि भी बताइए, तो मिश्रित ग्रंथि भी कौन है? अग्नाशय। क्यों? क्योंकि ये अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? मिश्रित ग्रंथि भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो किस ग्रंथि को? पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में। एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? अभी यहाँ से आता है जनन किस किस विधि से। तो ये अगर पूछे कि प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है, तो किस विधि द्वारा होता है? बहुखंडन विधि द्वारा। आपको ये जो ऊपर जितना भी क्वेश्चन गया है ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और जो इम्पोर्टेंट है वही सब हम लाए हैं, एक्स्ट्रा नहीं लाए हैं। इसलिए इस
एक वीडियो को आप लोग बार बार जरूर देखेंगे ताकि आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव और 1 लाइनर क्वेश्चन है जो 1 नंबर और 2 नंबर में पूछा जाता है वो सब आपसे छूटे ना। चलिए आगे देखते हैं और सब क्या क्या क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है कि किसके द्वारा भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण मिलता है तो किसके द्वारा मिलता है? प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। किसके द्वारा मिलता है? प्लेसेंटा। अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र पुष्प के किस जनन अंग का भाग है? तो ये सब जो अंडाशय है, वर्तिका है और वर्तिकाग्र है ये पुष्प का भाग है, लेकिन उस पर भी किस पुष्प का है? ये स्त्री केसर का। किस पुष्प का है? स्त्री केसर का है। अब पुष्प में भी 2 तरह का होता है, स्त्री केसर और पुंकेसर। अगर जिसमें दोनों पाया जाता है तो ऐसे पुष्प को कहते हैं उभयलिंगी पुष्पी पौधा, और जिसमें एक ही पाया जाता है या तो स्त्री केसर या पुंकेसर उसे कहते हैं एक लिंगी। इसलिए नीचे एक सवाल है, देखेंगे यहाँ क्या सवाल है कि 2 उभयलिंगी पौधों का नाम बताइए। यानी उभयलिंगी जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों पाया जाता है तो कौन है वो? सरसों और गुड़हल ऐसा है जो 2 उभयलिंगी पौधे हैं। अब एक लिंगी का अगर बात किया जाए तो वो कौन है? तरबूज और पपीता ऐसा पौधा है जो क्या है? वो एक लिंगी है। अब यहाँ पर ये तो उभयलिंगी पौधे। अब यहाँ बात करें किन्हीं 2 उभयलिंगी जंतुओं के नाम बताइए तो कौन कौन है? केचुआ तथा हेड्रा 2 है जैसा जंतु है जो कौन सी है? ये उभयलिंगी है, यानी इसमें नर और मादा दोनों का गुण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक को आनुवंशिका का पिता कहा जाता है? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो है इसने किस पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था? तो मटर के पौधे पर। किस पौधे पर? मटर के पौधे पर। किस स्थान को मानव का उद्भव स्थान माना जाता है? तो ये किस स्थान को माना जाता है? अफ्रीका को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी जीव की जीवनी संरचना क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? जीनोटाइप। क्या कहलाती है ये? किसी जीव की जीवनी संरचना जीनोटाइप कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, अब देखते क्या है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है? अगर ये क्वेश्चन पूछे कि डीएनए कहाँ पाया जाता है तो डीएनए पाया जाता है नाभिक में। जीन कहाँ पाया जाता है? तो जीन पाया जाता है डीएनए में। कंफ्यूज नहीं होना, एकदम छोटा छोटा बारीक चीज है, इसमें ही आप एग्जाम में जाइएगा कंफ्यूज कर जाइएगा, इसीलिए ध्यान से। डीएनए कहाँ पाया जाता है? नाभिक में पाया जाता है। जीन कहाँ पाया जाता है? तो जीन डीएनए में पाया जाता है। अब एक अगला क्वेश्चन है कि समान जीन संरचना वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक समीकरण दिया हुआ कैल्शियम कार्बोनेट टूटा है किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, यानी एक भाग दिया हुआ है और ये कितने भागों में टूट गया है? 2 भागों में टूट गया है। तो आपको बोलेगा ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? किस प्रकार का अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है। कभी कभी उल्टा दे देगा, 2 पार्ट दे देगा और आपको बोलेगा अगर ये एक पार्ट बन गया, यानी ये 2 पार्ट मिलकर अगर बन गया तो ऐसे अभिक्रिया को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। लेकिन यहाँ क्या है? एक पार्ट मिलकर ये क्या हो गया है? 2 पार्टों में टूटा, इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? वियोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो उसका दूसरा नाम क्या है? उसे क्या कहा जाता है? हम लोग को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? रेडॉक्स अभिक्रिया। या उल्टा पूछ सकता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम क्या है? उपचयन तथा अपचयन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्वसन कैसी अभिक्रिया। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि श्वसन कैसी अभिक्रिया, तो कैसी अभिक्रिया? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यानी हम लोग जो सांस लेते हैं तो किस प्रकार की अभिक्रिया? उष्माक्षेपी। आप लोगों ने पढ़ा होगा 2 प्रकार का अभिक्रिया, एक उष्माशोषी और एक उष्माक्षेपी। उसी तरह का क्वेश्चन है, उसका एक उदाहरण दिया हुआ है कि श्वसन कैसी अभिक्रिया, तो कैसी अभिक्रिया? ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि भोजन के पाचन में कैसी अभिक्रिया दिखाई देता है? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो उसमें भी कैसी अभिक्रिया दिखाई देती है? वियोजन अभिक्रिया। ध्यान से देखना है कि भोजन के पाचन में कैसी अभिक्रिया दिखाई देती है? वियोजन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरी जाती है? यानी चिप्स के थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? तो कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है क्यों भरी जाती है? क्योंकि उसमें जो चिप्स रहता है वो खराब नहीं हो जाए, इसलिए चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि लिटमस का स्रोत क्या? अगर ये क्वेश्चन पूछे कि लिटमस का स्रोत क्या है, तो लिटमस का स्रोत है लिचैन का पौधा। यानी लिचैन के पौधे से हम क्या करते हैं? लिटमस हम लोग प्राप्त करते हैं। एक और क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड कि लिटमस का प्राकृतिक रंग क्या? अगर ये क्वेश्चन पूछे कि यानी शुरू में लिटमस पेपर जो रहता है वो किस रंग में रहता है, तो किस रंग में रहता है? बैंगनी रंग में। ध्यान देना है, वो लाल और नीला उसे तो हम लोग बनाते हैं, लेकिन शुरुआत में यानी जो रहता है यानी प्राकृतिक रूप में लिटमस का रंग कैसा रहता है? कैसा रहता है? वो बैंगनी रहता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड क्या है कि निम्न में से बताइए कौन सूचक है, यानी इसमें कौन वो बताता है कि कैसे ये लाल को अम्ल या नीला या मान लेते हैं क्षारक, इस तरह का जो सूचक होता है ना, उसी तरह सूचक को कौन बताता है? किससे पता चलता है कि अम्ल है कि ये
क्षारक। तो इसमें एक पहला है लिटमस है, दूसरा है मिथाइल ऑरेंज है, तीसरा क्या है हल्दी है। तो ये तीनों जो है यानी इनमें से सभी ये सब क्या है एक सूचक है, यानी ये सभी बताता है कोई कि ये क्षार है या कोई ये अम्ल है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से बताइए कौन प्राकृतिक सूचक है और कौन कृत्रिम सूचक है, इस पर भी ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कि नीला लिटमस पेपर किसे लाल हो जाता है, ध्यान से देखना क्या बोला, नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है। तो किससे लाल हो जाता है, वो अम्ल से लाल हो जाता है। किससे से लाल हो जाता है, अम्ल से। यानी अगर ध्यान से देखना है तो क्या है ये कि नीला लिटमस पेपर अम्ल को क्या कर देता है, सॉरी अम्ल क्या कर देता है, उसे लाल हो जाता है। यानी कहने का सेंस है, जैसे एक और हम बताएं कि अम्ल क्या करता है, अगर ये ध्यान से देखना कि अम्ल का क्या काम है, तो अम्ल ये क्या करता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। लास्ट में लो है इसलिए यहाँ पर क्या रख देना है, नीला को लाल कर देता है। यानी अगर हम कहें अनिल, क्या एक तो है अनिल, अनिल एक वर्ड है, ध्यान से देखना है क्या है, देख रुकिए लिखते हैं हम लोग कि अनिल है, ये क्या है, ये अनिल एक वर्ड है जिसमें लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए क्या कि ये अम्ल जो है ये नीला को क्या कर देता है, लाल कर देता है। वही क्वेश्चन पूछा आपसे, घुरा के कंफ्यूज नहीं होना है कि नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है, तो किससे लाल हो जाता है, अम्ल से। इसी तरह क्षारक का भी याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट 2H2O, यानी इस तरह का है ये कैल्शियम सल्फेट। ये जहाँ भी आपको डिजिट दिखेगा ये होल्ड में नीचे रहेगा, इस तरह का ध्यान देना है। जैसे 2H2O है तो ये 2H2O इस तरह का है, ध्यान देना है खाली, क्योंकि पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा इस तरह का हो जाता है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। अगला क्वेश्चन है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। अगर ये बोले तो पीएच मान, कभी कभी ये बोलता है कि पीएच का फुल फॉर्म होता है। आपसे क्वेश्चन रहा है कि पीएच का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। पीएच का परास होता है 0 से लेकर 14 के बीच में, 0 से 7 तक के बीच वाले को कहा जाता है अम्ल, और 7 से लेकर 14 वाले को कहा जाता है क्षारक। लेकिन अगर जो बीच में रहा तो उसे ही क्या कहा जाता है, उदासीन विलयन। इसलिए बोल दिया कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, कितना होता है 7। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ से भी सवाल आता है कि टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो क्या है, वो इमली है। यानी इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, तो क्या है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड यानी CaOCl2, यानी 2 ये क्या है, ये नीचे है। अगला क्वेश्चन है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो धावन सोडा का क्या है, सोडियम यानी Na2CO3। ध्यान से देखना क्या है, Na2CO3 इस तरह का है, सोडियम कार्बोनेट। एक होता है धावन सोडा यानी धोने वाला सोडा, एक होता है खाने वाला सोडा। ध्यान देखना खाने वाला सोडा में क्या है, NaHCO3। ध्यान देना क्या है, ये NaHCO3 इस तरह का है खाने वाला सोडा में। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट ½ ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट ½ अगला क्वेश्चन है मुंह का पीएच मान कितना होता है, तो मुंह का पीएच मान कितना होता है, 5.5 होता है। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो 5.6 होता है। ये सब एग्जाम में अक्सर बार बार क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग एक क्वेश्चन को ध्यान से जरूर देखेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नेटल का डंक यानी नेटल एक पौधा होता है, पूछ रहा है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल। ऐसा कौन सा धातु है जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो कौन है वो, सोडियम तथा पोटासियम है। एक और है लिथियम, यानी सोडियम पोटासियम और लिथियम ऐसा धातु है जो चाकू से क्या हो सकता है, आसानी से काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है एक ऐसा धातु जो उष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, यानी सबसे अच्छा चालक है, तो कौन है, सिल्वर चांदी यानी वो Ag। अगला क्वेश्चन है कि एक ऐसा धातु जो उष्मा का अल्पतम चालक हो यानी कम चालक हो, तो वो कौन है, लेड यानी Pb। अगला क्वेश्चन है एक ऐसा धातु जिसे हथेली पर रखने पर पिघलने लगता है, तो वो कौन है, वो उसे कहते हैं गैलियम। वो कौन सा धातु है, गैलियम। एक ऐसा अधातु, ध्यान देना, जो चमकीला होता है। सामान्य तौर पर जानते हैं कि अधातु चमकीला नहीं होता है, लेकिन ये सब अपवाद है और यही सब एग्जाम में पूछता है। एक ऐसा अधातु जो चमकीला होता है, कौन है वो, आयोडीन। एक ऐसा अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है, कौन है वो, ग्रेफाइट। जैसे पेंसिल में देखे होंगे तो वही ग्रेफाइट है, वो क्या है, विद्युत का सुचालक, यानी उसमें करंट फॉलो हो जाता है। अगला क्वेश्चन है एक ऐसा धातु जो उष्मा का कुचालक है, यानी उष्मा का कुचालक है, तो कौन है, पारा और सीसा है जो क्या है, उष्मा का कुचालक है। दो धातुओं का नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो कौन है, सोना है और
प्लेटिनम है। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी धातु तो द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता, वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन है एक ऐसा धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो कौन है वो? पारा। एक ऐसा अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ध्यान से नहीं, ये तो धातु, अब यहाँ क्या बात कर रहे हैं? अधातु। एक ऐसा अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो कौन है? ब्रोमीन है। लेकिन अगर बोले धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो कौन है? पारा है। तो ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना, ये धातु है और ये अधातु है। इसी तरह का आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, उस धातु का नाम बताइए जो विद्युत के प्रवाह का तीव्र प्रतिरोध करता है, यानी वही कुचालक है, तो वो कौन है? वो पारा। दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का नाम बताइए, तो कौन है? एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। बार बार आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, ध्यान से, कि दो उभयधर्मी ऑक्साइड का नाम कौन कौन है? एक है एल्युमिनियम ऑक्साइड और दूसरा है जिंक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, भूपर पट्टी पर, ध्यान देना, वातावरण में नहीं, भूपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व का नाम बताइए, तो कौन है? वो ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा और अधातु जो कठोर होता है, यानी ऐसा अधातु जो क्या होता है? कठोर होता है, तो वो कौन है? हीरा। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो सबसे पहले लिथियम है, उसके बाद पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है। ये है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु। एक क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों में जिंक के बजाय टीन का परत क्यों चढ़ाया जाता है? ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का परत क्यों चढ़ाया जाता है? टीन के अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, यानी टीन कम अभिक्रियाशील है, जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए क्या बोलते हैं? जिंक के बजाय किसका? टीन का परत चढ़ाया जाता है। कॉपर एक मिश्र धातु है, नाम बताइए। कॉपर का मिश्र धातु कौन से बोलते हैं? पीतल। इसमें किसका किसका? तांबा और जिंक का मिक्सर है। कभी कभी इस तरह का बोलेगा कि तांबा प्लस जिंक, यानी तांबा और जिंक अगर क्या मिलेगा तो पीतल बनेगा, या पीतल में बोलेगा किसका किसका मिश्र धातु किसका है? तांबा तथा जिंक का है। जैसे यहाँ लिखा है, तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे कसा कहते हैं। इस तरह का आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा गया, ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, सीसा और टीन का एक मिश्र धातु का नाम बताइए, तो क्या है? ये सोल्डर है। सीसा और टीन का मिश्र धातु का नाम क्या है? सोल्डर। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु है जो भाप के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती? ध्यान से देखना, कौन कौन सी धातु है जो भाप के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता है? सीसा, कॉपर और सोना, ये सब क्या है? जो भाप के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ये अब लास्ट वाला चैप्टर में आ रहे हैं हम लोग। एल्केन का सामान्य सूत्र, ध्यान से देखना, क्या लिखा है? ये CnH2n+2 इसी तरह का है। जितना भी अल्केन एल्किन एल्काइन में जब भी सूत्र काम करेंगे तो इसी तरह देखना है, क्योंकि पीडीएफ में उस तरह का नहीं आ रहा था। तो यहाँ पूछा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? यही है, CnH2n+2। ये क्या है? इसका एल्केन का सामान्य सूत्र है। ध्यान से देखना है, यहाँ से अभी बहुत सारा सवाल बनेगा। एल्किन का सामान्य सूत्र बोले तो क्या लिख देखना है? CnH2n। और एल्काइन का अगर सामान्य सूत्र बोले तो क्या याद रखना है? CnH2n-2। ध्यान से देखना है, एल्केन में CnH2n+2 है, यहाँ CnH2n है, यहाँ क्या है? CnH2n-2 है। अब और सवाल पूछता है कि एल्केन में कितने बंद होते हैं? तो एल्केन 1 बंद होते हैं। एल्किन का कितना बंद होता है? तो 2 बंद होते हैं। एल्काइन का कितना बंद होते हैं? तो ये 3 बंद होते हैं। अब फिर सवाल पूछता है कि कौन कौन संतृप्त है और असंतृप्त है? तो एल्केन सिर्फ क्या है? संतृप्त है, बाकी ये दोनों यानी एल्किन और एल्काइन क्या है? दोनों असंतृप्त है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो इसे आप लोग पीछे करके भी देख सकते हैं। यानी क्वेश्चन पूछेगा एल्केन 1 बंद वाले हैं या 2 बंद, तो क्या बोलिएगा? 1 बंद वाले हैं। एल्केन संतृप्त है या असंतृप्त, क्या बोलना है? तो संतृप्त है। उसी तरह एल्किन में द्विबंध है, ये भी असंतृप्त है। एल्काइन त्रिबंध है, लेकिन ये क्या है? असंतृप्त है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे सीएनजी का मुख्य घटक होता है, अगर बोले कि सीएनजी का मुख्य घटक तो क्या है? क्या है ये? प्रोपेन है सीएनजी का मुख्य घटक। कभी कभी ये भी बोल देता है सीएनजी का फुल फॉर्म बताइए, तो क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। किस गैस को मार्स गैस कहता है? ध्यान से देखना, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो किस गैस को कहा जाता है? मीथेन को क्या कहा जाता है? मार्स गैस कहा जाता है या बायोगैस कहा जाता है। और अब देखते हैं, और थोड़ा सा क्वेश्चन बच गया होगा कि संकलन अभिक्रिया किस हाइड्रोकार्बन में होता है? तो किस हाइड्रोकार्बन में संकलन अभिक्रिया होता है? जो असंतृप्त होता है। ध्यान देना, कौन सा अभिक्रिया? संकलन अभिक्रिया। किस हाइड्रोकार्बन में? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में।
प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस हाइड्रोकार्बन में, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। किस हाइड्रोकार्बन में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। अगला क्वेश्चन है, एक कार्बनिक यौगिक कालिक ज्वाला के साथ जलता है, यह संतृप्त होगा या असंतृप्त, यानी जलता तो है लेकिन कैसा जल रहा है, कालिक के साथ, ये कैसा होगा, असंतृप्त होगा। हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, निकेल का उपयोग किया जाता है। इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखेंगे, उम्मीद करेंगे आपको बहुत अच्छा सब क्वेश्चन मिला होगा। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनता है, तो कौन सा गैस बनता है, वो हाइड्रोजन गैस बनता है। एक और लास्ट टाइप का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है कि एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह क्या है, तो -CH